आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। उसमें से भी फर्दर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि देखा जाए तो ये सभी में आता है, ऑलमोस्ट लाइफ साइंस में भी आता है, बायोकेमिस्ट्री में आता है, जर्नल बीएससी में आता है, एज ए बायोमोलिक्यूल यूनिट करके ये CSIR नेट में भी आता है। तो जर्नल बीएससी के अलावा जैसे होम साइंस में भी आता है। तो मीन्स जो केमिस्ट्री और बायो से जुड़े स्टूडेंट हैं तो उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टॉपिक इजी है और इससे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं एक बार पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं है कि पढ़ा और फिर भी क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो ऐसा टॉपिक नहीं है। ये इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं और इजीली बन भी जाते हैं। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। देखते हैं कि जो सिलेबस में दिया गया है वो पार्ट क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, एसिड बेस बिहेवियर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो ये सिलेबस में दिया गया है अमीनो एसिड के लिए। पेप्टाइड एंड प्रोटीन का क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन एंड ग्रुप एनालिसिस, सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड्स, क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताने, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जर्नल बीएससी के लिए सिलेबस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अमीनो एसिड, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, अमीनो ग्रुप होगा एक और एक एसिड होगा। जैसे कि ये है, इसमें क्या है, अमीनो ग्रुप है एक और एक एसिड ग्रुप है। अमीनो ग्रुप है जो है वो अमीन, एसिड कौन सा है इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एसिड का। तो ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है, एक कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे अमीनो ग्रुप और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे आर रेजिड्यू साइड चेन। ये कुछ भी हो सकता है, आर की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल हो सकता है और एराइल हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि उसमें अमीनो ग्रुप हो, एसिड ग्रुप हो और उसके साथ हाइड्रोजन, और बाकी आर ग्रुप की जगह फर्दर चेंज होते रहेंगे। जो भी अल्काइल ग्रुप हो, एराइल हो, हाइड्रोजन हो, अगर कुछ भी है चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग बदलती रहती है। तो ये एक जनरलाइज था अमीनो एसिड। तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या है कि ये कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाए हैं इसने। तो 4 बॉन्ड बनाता है तो आपको पता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए कैसी शेप होती है, तो टेट्राहेड्रल शेप। तो ऐसे दिखा सकते हैं आप इसे। देखिए आगे देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑन कार्बन चेन विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे आर क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा एसेट्रा अमीनो एसिड रिस्पेक्टिवली। तो क्या कह रहा है ये कि डिपेंड करेगा आर की जगह, जैसे आर की जगह कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आर की जगह क्या है, आर की जगह इथाइल है, जैसे CH3 CH2, यहाँ पे वही अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या है, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है। अब तो ये कार्बन कौन सा होगा, बीटा होगा। विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख रहा है हमें, बीटा होगा और ये होगा गामा। तो ऐसे ही किस पोजीशन पे, जैसे आर ग्रुप की जगह और कुछ आ जाए, प्रोपेन आ जाए, आइसोप्रोपाइल आ जाए, बुटाइल आ जाए और कुछ आ जाए, तो उन पर भी ये अमीनो ग्रुप अटैच हो सकता है। मीन्स यहाँ पे अटैच ना होकर ये यहाँ पे अटैच हो जाए, CH रह जाएगा फिर। तो ऐसे जिस भी पोजीशन पर ये अमीनो ग्रुप अटैच हो तो उसके अकॉर्डिंग इसे क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ पे ये अल्फ़ा पे अटैच था, देखो अल्फ़ा पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एडजेसेंट वाला कार्बन, इसे हम अल्फ़ा कहेंगे। तो अल्फ़ा पे है तो अल्फ़ा अमीनो ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन पे अटैच है, तो ये है अल्फ़ा अमीनो एसिड। अगर ये बीटा पे अटैच होता, जैसे यहाँ पे अटैच होता, तो कहते हैं बीटा अमीनो एसिड। अगर गामा पोजीशन पे अटैच होता तो कहते हैं गामा अमीनो एसिड। तो इस बेसिस पे जो है ये अमीनो एसिड होते हैं। पर जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है वो हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड ही पढ़नी है। ये वैसे मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं। तो क्या है, देखते हैं क्यों पढ़ने हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड हमें। अल्फ़ा अमीनो एसिड हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि अल्फ़ा अमीनो एसिड ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो प्रोटीन का।
तो ऐसे तो नेचुरली अकरिंग बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, पर जो अमीनो एसिड प्रोटीन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, हमारी बॉडी का इतना अहम हिस्सा है, तो हम तो उसी को पढ़ेंगे। तो हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड पढ़ना है, बाकी अमीनो एसिड हमें बीटा गामा ये सब नहीं पढ़ने। तो हम चैप्टर में आगे अल्फ़ा अमीनो एसिड की ही बात करेंगे। तो 26 डिफरेंट अमीनो एसिड हैव बीन आइसोलेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन। तो जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 26 अमीनो एसिड मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस से क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो है अमीनो एसिड से मिलकर पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड से फिर पॉलीपेप्टाइड और फिर प्रोटीन। तो इसलिए हमें हाइड्रोलिसिस से 26 डिफरेंट अमीनो एसिड मिलते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड। उसमें से क्या होता है, 20 अमीनो एसिड उसमें से ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी प्रोटीन में मिलते हैं हमारी बॉडी के, वाइल जो 6 हैं रिमेनिंग फाउंड इन स्पेशल टिश्यू। तो बाकी जो बचे हुए 6 हैं वो स्पेशल टिश्यू में पाए जाते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अमीनो एसिड होते क्या हैं। तो इसे कंक्लूड करते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन है, अमीनो एसिड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। तो अमीनो एसिड वो कंपाउंड हैं जो 2 ग्रुप को कंटेन करते हैं, अमीनो ग्रुप को भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी, इन देयर मॉलिक्यूल। अमीनो ग्रुप किसमें क्या है, बेसिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो है वो एसिडिक ग्रुप है। तो बोथ बेसिक और एसिडिक ग्रुप को कैरी करते हैं मॉलिक्यूल में, तो उन्हें कहते हैं अमीनो एसिड। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में ये। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अमीनो एसिड से जो कंक्लूजन के उसमें निकाले गए हैं। थ्योरी पेपर में ये पूछे जाए नहीं पूछे जाएँ, पर 1 मार्क्स में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपके थ्योरी पेपर में भी 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा इन्हें। ऑल नेचुरल अमीनो एसिड आर एल अमीनो एसिड। जो जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड पाए जाते हैं तो वो सारे कैसे होते हैं, एल अमीनो एसिड। एल अमीनो एसिड कैसे, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की थी। कार्बोहाइड्रेट में आपने कैसे की थी, जैसे एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था आपने ये, इसे स्टैंडर्ड माना था डी और एल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो लास्ट से जो पेनल्टीमेट कार्बन होगा, ये लास्ट कार्बन है, उससे पेनल्टीमेट कार्बन जो होगा उसकी जो साइड, इस कार्बन की साइड में देखते हैं, अगर इसके लेफ़्ट हैंड साइड में OH था तो हम इसे कहते थे L, और अगर राइट हैंड साइड में OH प्रेजेंट था तो हम इसे कहते थे D कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी को बेस मान करके इसमें अमीनो एसिड में भी एक अमीनो एसिड को स्टैंडर्डाइज किया गया है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो है सीरीन। तो इसमें क्या है, ये अमीनो एसिड है, इसे कैसे DL कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे लास्ट कार्बन से पेनल्टीमेट कार्बन पे यहाँ पे क्या है, NH2 ग्रुप है, OH ग्रुप की जगह NH2 ग्रुप को कंपेयर करके देखेंगे। NH2 ग्रुप यहाँ पे ये क्या है, राइट हैंड साइड में है या लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में है तो L कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में था तो D कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। COOH ग्रुप जो है CHO ग्रुप के इक्विवेलेंट माना गया है NH2 ग्रुप OH ग्रुप के। तो ऐसे आप ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, इनमें करते थे आप DL कॉन्फ़िगरेशन। ये DL कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं है डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी, वो अलग चीज़ है। वो प्लेन पोलराइज को, लाइट को किस साइड रोटेट करवाता है वो उसके अकॉर्डिंग है, तो उससे कंफ्यूज मत करना, इन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो सारे L अमीनो एसिड होते हैं, मींस NH2 ग्रुप जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में मिलेगा आपको। और स्टैंडर्डाइज किसे मान के किया गया है, ये सीरीन को स्टैंडर्डाइज मानना है इसे, और इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानना था। इसी के बेस पे फिर आगे सारे किए थे कि एक बार इसको देख के बाकी का अपने आप, जैसे अब आपने एक बार इसमें देख लिया कि NH2 ग्रुप ऐसे करना है, तो फर्दर आप और भी देखोगे अमीनो एसिड तो उन्हें भी बता दोगे कि ये L अमीनो एसिड है या D अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइसिन इज़ द ओनली ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड। जो ग्लाइसिन है वो अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इनएक्टिव, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे, ये आगे लिख रखा है, आगे देखते हैं। ऑल अल्फा अमीनो एसिड आर कायरल, जो सारे जो होते हैं वो
कायरल होते हैं, कायरल सेंटर होता है उनके पास, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के पास कायरल सेंटर नहीं होता। कायरल सेंटर ही नहीं होता तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा? देखिए ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, NH2 अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे R की जगह क्या है, R की इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे H, R की जगह H, तो ये स्ट्रक्चर होगा ग्लाइसिन का। तो अब देखिए इसमें कायरल कार्बन कौन सा होता है? जिसकी चारों डिफरेंट वैलेंसी हो, पर इसके पास देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मीन्स 2 बॉन्ड तो इसने सेम उसके साथ बना लिए, तो इसकी डिफरेंट वो नहीं हुई, चारों अलग नहीं हुई। अगर चारों अलग हो जाती तो हम इसे कहते कायरल, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता। तो ये जब ये कायरल कार्बन ही नहीं है इसके पास, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो सकता है? तो बाकी जो अमीनो एसिड होंगे उन सभी के पास कायरल सेंटर होगा, तो बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन सा एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है अमीनो एसिड में, या फिर इनएक्टिव है तो क्यों है। नेक्स्ट देखिए, ऑल अल्फ़ा अमीनो एसिड हैव एस कॉन्फ़िगरेशन, सारे के सारे जितने अल्फ़ा अमीनो एसिड हमें पढ़ने हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक्सेप्ट सिस्टीन। तो ये सिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है एस की बजाय आर होती है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं आपको पता होगी, पहले पढ़ी होगी आपने। जैसे ये कार्बन है, अब देखिए ये कार्बन जो है, यहाँ पे जो कार्बन है आएगा, तो ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, तो चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है कार्बन से। तो ये जो है कार्बन है ये कायरल कार्बन है। अब हमें क्या बताना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो कार्बन का कितना है? 6, सबसे ज़्यादा किसका है? इसका भी 6 हो गया, यहाँ पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन का 1, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? नाइट्रोजन, 7 है इसका। फिर है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या अटैच है। तो इसमें नेक्स्ट क्या अटैच है? ऑक्सीजन, और इसमें क्या है? 2 पे हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी पे, और 1 पे है सल्फ़र। तो सल्फ़र का ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसे देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसे देंगे, और थर्ड प्रायोरिटी से, और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में। तो अब इसे मूव करवाएंगे हम 1 2 ऐसे। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है? आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो होती है एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें ये सल्फ़र अटैच होने की वजह से जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हुई है। तो ये इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर है, बाकी सभी की एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। बाकी सभी को हम ऐसे नंबरिंग देंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट की, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? एस। नेक्स्ट है, ऑल अल्फ़ा अमीनो एसिड आर अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन। ये क्या, इसका क्या मतलब है कि जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है वो सारे के सारे अमीनो एसिड ही हैं, पर प्रोलीन नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बाकी सब में जो है अमीन ग्रुप है, ये NH2 ये होता है अमीन ग्रुप, पर देखो ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो है ये अमीन नहीं इमीन ग्रुप है, तो इसे हम इमीन अमीनो एसिड कहेंगे। तो ये कुछ कंक्लूजन थे जो आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। नोमेनक्लेचर करेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड का। मैंने कहा कि आगे हम सारा का सारा अल्फ़ा अमीनो एसिड ही पढ़ेंगे, तो नोमेनक्लेचर भी हम अल्फ़ा अमीनो एसिड का ही पढ़ रहे हैं। इनके वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, सब क्या UPSC नेम मीन करते हैं हम, पर जो इनके केस में है कॉमन नेम जो है वो बहुत फेमस हो गए हैं इनके, और इनके कॉमन नेम के पीछे हमेशा सफिक्स आपको लगा मिलेगा, वो मिलेगा आइन। तो ये 3 बना रखे हैं स्ट्रक्चर, इनकी नेमिंग करते हैं। तो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो ये कार्बन चेन है, इसमें 2 ही कार्बन है, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट है अमीनो ग्रुप। क्यों माना इसे सब्स्टिट्यूएंट? क्योंकि जो आपको पता होगा फंक्शनल ग्रुप है,
फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ज़्यादा होती है हमेशा अमीनो से, तो इसे मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो कितनी पोजीशन पे, कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2, तो 2 पे क्या है अमीनो, 2 कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो एन, और कार्बन के लिए क्या यूज़, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ओइक, तो 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कार्बन चेन कितनी है, 3 मेंबर की है, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दी जाती है। तो 2 पोजीशन पे क्या है इसमें अमीनो, 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, तो लास्ट में इसके लिए ओइक एसिड, तो 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। नंबरिंग करनी है, नोमेनक्लेचर तो आपको आता होगा तो इसलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक CH3 यहाँ पे अटैच होगा और दूसरे को ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं। और आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन कैसे करते हैं कि बिना पेन उठाए आपकी लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है आपको, 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेनोइक हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, 2 पे अमीनो है और यहाँ पे इसे लगा के देख लेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये CH3 को, ये CH3 यहाँ पे, तो ऐसे 3 कार्बन चेन बनाई, 2 पे क्या है, 2 पे अमीनो भी है, 2 पे मिथाइल भी है। तो नंबरिंग देखेंगे अब कैसे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो पहले ये आता है 2 अमीनो, 2 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप और प्रोपेनोइक एसिड। अब कॉमन नेम देखते हैं इनके क्या हैं, इसका है ग्लाइसिन, एलानिन और इसका है वैलिन। एब्रीवेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, जो इनके फर्स्ट 3 लेटर यूज़ करते हैं, जैसे ग्लाई, एला, वेल। ये आपको अभी तो इतनी याद ना हो तो भी कुछ काम चल जाएगा, पर आपको ये एब्रीवेशन भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको वो पूरा लिख के नहीं देगा, बस इनकी एब्रीवेशन दे देगा। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। जो स्टार्टिंग में जनरलाइज स्ट्रक्चर देखा था वो हमने, वो अल्फ़ा अमीनो एसिड का ही था। अब रिप्रेजेंट तो हमने वैसे किया था, कैसे किया था, जैसे R ग्रुप लगाया था, कोई भी साइड चेन R ग्रुप की जगह मैंने बताया था हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, मतलब कोई भी साइड चेन हो सकती है, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं इवन। तो एक क्या था अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया था हमने स्ट्रक्चर को। पर जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में ये पाएगा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ऐसे आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज ए डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसी फॉर्म को क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। देखते हैं ज्विटर आयन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये ज्विटर आयन जो है वो आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके बेस पे जो कंसेप्ट है ज्विटर आयन के बेसिस पे, तो ये आगे आपके चैप्टर में बहुत काम आएंगे। तो ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। The amino group and the carboxylic group present within the same molecule interact with each other to form a dipolar ion is called zwitterion और internal salt। इसे क्या कहेंगे, zwitterion कहेंगे, internal salt। इसमें ये क्या कह रहा है कि जो ये अमीनो एसिड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। एसिड ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन लूज़ करता है H+ की फॉर्म में, और बेस क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। तो इन्होंने कहा है कि एक ही उसमें सेम मॉलिक्यूल में 2 ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे इंटरमोलिक्यूल, तो एक H+ देगा, एसिड होगा जो, और ये H+ लेगा, तो ऐसे आयनिक फॉर्म बना देंगे। H+ लेने के बाद ये NH3 हो जाएगा और इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है, H+ की फॉर्म में गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आयनिक फॉर्म है इसी को कहते हैं ज्विटर आयन। तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं स्ट्रक्चर को, पर एक्चुअल में पाया गया कि ये स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वह ऐसा होता है, तो इसे ज्विटर आयन कहते हैं और इसे ही इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। अब देखिए एविडेंस क्या मिले इसके बेसिस पे, कि कैसे प्रूफ करें कि इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये,
उसके लिए प्रूफ भी तो देने होते हैं। तो एविडेंस थे देयर एक्वस सॉल्यूशन हैव हाई डाइपोल मोमेंट, जो इनके एक्वस सॉल्यूशन थे उनका जो डाइपोल मोमेंट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। डाइपोल मोमेंट आपको पता है, जब तक पोल जनरेट नहीं होंगे तो डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा। तो पोल जनरेट हुए हैं, वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आए हैं, तो वो डाइपोल मोमेंट हुआ है। तो इसे एक प्रूफ तो ये हुआ। दे आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रूफ क्या था इनका कि ये इनसोल्यूबल थे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और सोल्यूबल थे वाटर में। वाटर क्या होता है, पोलर। तो सोल्यूबिलिटी के लिए एक वो होता है प्रिंसिपल लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स पोलर में डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं। पोलर कौन से होते हैं, जिन पे पोल जनरेट हो गए हों, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो इन पे पोल जनरेट हो गए तो ये पोलर है। और नॉन पोलर मीन्स जिस पे जनरेट ना हुए हों, तो ये नॉन पोलर में तो सोल्यूबल नहीं था, इनसोल्यूबल था, और पोलर में सोल्यूबल था, मतलब वाटर में सोल्यूबल था, वाटर पोलर है। तो इससे भी ये प्रूफ मिला भाई कि वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, तो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अनदर प्रूफ क्या मिला, अनलाइक अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड है जनरल NH2 और COOH, तो उनका क्या होता है, उनके पास जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेदर देन जो अमीनो एसिड थे उनका मेल्टिंग पॉइंट देखा गया तो उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पाएगा। और क्या हुआ, एंड आर नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वो नॉन वोलेटाइल थे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा क्यों था कि इसका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया गया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रखा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सेम मॉलिक्यूल में। अगर ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल इसके आसपास आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा उनके बीच में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो उसकी वजह से वो दूर दूर नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल पास रहेंगे, तो उसकी वजह से जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इससे भी ये प्रूफ हुआ कि ये डाइपोलर आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है एज ए जिविटर आयन, नन अदर देन कि ऐसे। Their spectroscopic studies do not show the presence of band characteristic of NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है, आपने पढ़ा होगा कि फंक्शनल ग्रुप के बैंड शो हो जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा होता है। तो उनमें क्या होता था कि इनके बैंड दिखाई देते थे। तो देखा गया कि अमीनो एसिड के केस में क्या होता है कि इनके बैंड जो हैं करेक्टरिस्टिक बैंड ऑब्जर्व नहीं होते। तो मीन्स क्या है कि वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अनदर प्रूफ था उसके लिए। नेक्स्ट था प्रूफ था जो एसिड करेक्टर इज़ ड्यू टू NH3 और बेसिक करेक्टर इज़ ड्यू टू कार्बोक्सिलेट आयन और एसिड करेक्टर इज़ ड्यू टू अमोनियम आयन। अब इसे समझते हैं ध्यान से। देखिए, इसी प्रिंसिपल पर बेस आपको आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ना है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये जिविटर आयनिक फॉर्म है, अभी बताई कि इसने H दे दिया, अमाइन ग्रुप ने H ले लिया, तो NH3 बन गया कार्बोक्सिलेट। अब अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में रखें जहाँ पे जो pH है वो लेस देन 7 है, pH लेस देन 7 है, मीन्स क्या है, वहाँ पे H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन क्या है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू OH। तो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसे कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देगा ये पूरा। तो ओवरऑल अब ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब क्या हुआ है, जो ये कार्बोक्सिलेट आयन था इसने क्या किया है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया है। और आपको पता है हाइड्रोजन आयन को जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेसिक ग्रुप की तरह। यही कहा गया था कि बेसिक जो बिहेवियर है इसका वो किसकी वजह से है, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से। अब देखते हैं एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से है, अमोनियम की वजह से है एसिडिक बिहेवियर। अब जब हम इसे बेसिक मीडियम में रखेंगे
मीन्स जो pH है वो ग्रेटर देन 7 हो, 7 से ज़्यादा हो pH, तो वहाँ पे क्या होगी, OH आयन की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या करेगा OH आयन, यहाँ से जो ये NH3 था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इसे जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके और वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा इससे। तो क्या किया है, NH3 जो था उसने हाइड्रोजन लूज़ कर दिया, हाइड्रोजन दे दिया, और आपको पता है जो हाइड्रोजन देता है वो एसिड। तो यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, एसिडिक ग्रुप की वजह से। तो एसिडिक की तरह कौन बिहेव कर रहा है, अमोनियम आयन, और बेसिक की तरह कौन बिहेव कर रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन। तो इससे भी ये प्रूफ हुआ कि ये जो है अमीनो एसिड द्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तो बेस है, लोन पेयर डोनेट कर देगा, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिड है, इसे H+ देना चाहिए भाई अपना। तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए एसिड बेस में जब इसकी एसिड बेस एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो बेस की तरह बिहेव करता है, और अमोनियम आयन जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी प्रिंसिपल पे बेस आगे कई सारे टॉपिक में इसका यूज़ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी करेंगे, और एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन जिससे बहुत MCQ पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक जो लोकल लैंग्वेज में है, मेरी खुद की बनाई हुई हैं, जो जिसे मैं याद करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आप सजेशन दे सकते हैं कि टीचिंग मेथड को लेकर ज़्यादा कम एक्सप्लेन करना जैसे, और अदर इशू।